वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं इटरेटर्स के बारे में एंड ये पार्ट 2 है इस टॉपिक का। पार्ट 1 में हमने डिटेल में बात की है इटरेटर्स के ऊपर। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, इटरेटर्स के दो टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन इटरेटर्स जो इंटरनली रन होते हैं एंड ये पाइथन प्रोवाइड करता है, एंड कस्टम इटरेटर्स, दीज आर यूजर डिफाइंड इटरेटर्स जो हम बनाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। बिल्ट इन इटरेटर का बेस्ट एग्जाम्पल है रेंज फंक्शन का इटरेटर। रेंज फंक्शन एक इटरेटर का यूज करता है फॉर जनरेटिंग सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट कस्टम इटरेटर्स। ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा एंड देन हम खुद का रेंज फंक्शन क्रिएट करेंगे। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम एक इटरेटर बनाएंगे टू जनरेट अ पावर ऑफ 2 सीक्वेंस। यूजर से हम थ्रेशोल्ड वैल्यू इनपुट लेंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी मैक्स वैल्यू। सपोज यूजर 16 एंटर करता है तो उस केस में हमें ये सीक्वेंस मिलेगा। इनिशियलाइज करेंगे हम 1 से, देन 1 इंटू 2 2, देन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। देन सपोज यूजर 64 एंटर करता है तो सेम सीक्वेंस कैरी होगा अप टू द 64। हमारे पास अदर वेज भी है, लेकिन हम सभी वैल्यूज को स्टोर नहीं करना चाहते, हम इटरेटर्स का यूज करना चाहते हैं। एक एक वैल्यू को हम जनरेट करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। इटरेटर नेक्स्ट वैल्यू को जनरेट करने के लिए प्रीवियस वैल्यू का यूज करता है। सबसे पहले हम प्रीवियस वैल्यू सेट करेंगे 1 एंड इस 1 का यूज करके हम 2 को जनरेट करेंगे। देन 2 का यूज करके हम 4 को जनरेट करेंगे। देन 4 का यूज करके हम 8 को जनरेट करेंगे एंड सो ऑन अंटिल मैक्सिमम लिमिट इज रीच्ड। चलिए इटरेटर क्रिएट करते हैं। देखिए, हमारे पास सीक्वेंस नहीं है, हम सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं। हम डायरेक्टली इटर फंक्शन का यूज नहीं कर सकते फॉर क्रिएटिंग इटरेटर ऑब्जेक्ट। हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, इटरेटर क्लास। उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा इटरेटर ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सीक्वेंस जनरेट करेंगे बाय कॉलिंग नेक्स्ट फंक्शन। सो पहले इटरेटर क्लास बनाते हैं। सो लेट्स क्रिएट इटरेटर क्लास, क्लास पावर ऑफ 2। इटरेटर क्लास में दो मैजिक मेथड्स होती है, इटर एंड नेक्स्ट। उन दो मैजिक मेथड्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा पावर ऑफ 2 क्लास में, तभी जाके ये इटरेटर क्लास बनेगा। सो लेट्स ऐड दिस 2 मैजिक मेथड्स इनसाइड दिस क्लास। डेफ इटर मैजिक मेथड, फर्स्ट आर्गुमेंट सेल्फ एंड इसमें पास कर देता हूँ डेफ नेक्स्ट मैजिक मेथड, पहला आर्गुमेंट सेल्फ एंड इसमें भी पास लिख देता हूँ। एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ, इनिट कंस्ट्रक्टर, एंड इसमें भी अभी पास लिख देता हूँ। यहाँ पे जो कोड होगा वो मैं फ्यूचर में लिखूंगा। पावर ऑफ 2 क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट अब एक इटरेटर होगा बिकॉज इट कंटेन्स इटर एंड नेक्स्ट मैजिक मेथड्स नाउ। सो जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा वो एक इटरेटर ऑब्जेक्ट होगा। देखिए, हमारे सीक्वेंस की एक लिमिट है, वो लिमिट हम यूजर से इनपुट लेंगे बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। सो इनपुट एंटर द लिमिट। यूजर एक इंटेजर वैल्यू एंटर करेगा, टाइप कास्ट इट इनटू इंटेजर एंड असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल n। एंड ये जो n वेरिएबल है मैं पास करूँगा यहाँ पे। सो यहाँ से वैल्यू जाएगी कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर में मुझे एक पैरामीटर बनाना पड़ेगा, पैरामीटर इज मैक्स वैल्यू, एंड देन एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लिमिट एंड इसे वैल्यू असाइन करता हूँ मैक्स वैल्यू। देखिए, इटरेटर नेक्स्ट टर्म जनरेट करता है बाय यूजिंग द प्रीवियस वैल्यू। सो हमें फर्स्ट वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा ताकि ये सेकंड वैल्यू को जनरेट कर पाए। देन सेकंड वैल्यू का यूज करके थर्ड वैल्यू को जनरेट करेगा, थर्ड वैल्यू का यूज करके फोर्थ वैल्यू को जनरेट करेगा। सो चलिए इनिशियलाइज करते हैं। एक वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ करंट एंड वैल्यू असाइन करता हूँ 1। सो दिस इज अवर फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब इस इटर मैजिक मेथड के अंदर कोड लिखते हैं। देखिए, इटर मैजिक मेथड को कॉल जाएगा जब हम इटर बिल्ट इन फंक्शन को कॉल देंगे एंड इसके अंदर सपोज मैं इटर ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ तो एक्चुअली में इटर ऑब्जेक्ट से कॉल होगा इटर मैजिक मेथड, यही मेथड कॉल होगा। एंड हमें पता है कि जब हम इटरेटर ऑब्जेक्ट को इटर फंक्शन के अंदर पास करते हैं तो सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। इसका प्रूफ भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है। सो यहाँ से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा सेल्फ। जिस ऑब्जेक्ट से ये कॉल हुआ है उसी ऑब्जेक्ट को हमने रिटर्न किया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैजिक मेथड के बारे में जो नेक्स्ट टर्म जनरेट करेगा। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट ऑफ इटर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट टाइम मैंने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल दिया है, फर्स्ट टर्म मुझे रिटर्न करके मिलेगा विच इज़ 1। सो इस नेक्स्ट फंक्शन के लिए इस नेक्स्ट मैजिक मेथड को कॉल जाएगा इटर ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट मैजिक मेथड
एंड यहाँ से फर्स्ट टर्म रिटर्न होगी। अब फर्स्ट टर्म यानी ये वैल्यू, सो हम डायरेक्टली सेल्फ डॉट करंट को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सेल्फ डॉट करंट को मैं असाइन करता हूँ टू द रिजल्ट वेरिएबल एंड रिजल्ट को मैं रिटर्न कर देता हूँ। अब मैं फिर से नेक्स्ट मैजिक मेथड को कॉल करता हूँ बाय यूजिंग द नेक्स्ट फंक्शन। इसके लिए मुझे सेकेंड टर्म मिलना चाहिए। इसी मैजिक मेथड को कॉल जाएगा, सेल्फ डॉट करंट को पिक किया जाएगा विच इज़ 1 स्टिल। सो 1 को ही फिर से रिटर्न किया जाएगा। अगर मैं फिर से नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ, चलिए प्रिंट करके देखते हैं एंड रन करके देखते हैं। सो प्रिंट नेक्स्ट ऑफ इटर ऑब्जेक्ट, सो यहाँ पे भी प्रिंट कर देता हूँ। चलिए रन करते हैं, पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड हियर यू कैन सी एंटर द लिमिट एंड 111। सो अब मुझे यहाँ पे सेल्फ डॉट करंट का वैल्यू एवरी टाइम अपडेट करना पड़ेगा। पहला वैल्यू 1 था, हमने रिजल्ट के साथ असाइन कर दिया, रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। अब नेक्स्ट कॉल के लिए सेल्फ डॉट करंट का वैल्यू 2 होना चाहिए। मीन्स मुझे सेल्फ डॉट करंट को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए एंड रीअसाइन करना चाहिए। सो सेल्फ डॉट करंट इंटू 2 एंड रीअसाइन टू द सेम वेरिएबल। सो सेल्फ डॉट करंट जो है वो अपडेट हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट टर्म एंड इट विल बिकम 2 नाउ। देन जब नेक्स्ट चलेगा तो उसके लिए वैल्यू मिलेगा 2। ओके, फेच द करंट वैल्यू ऑफ सेल्फ डॉट करंट विच इज 2 एंड देन रिजल्ट को असाइन किया जाएगा, रिजल्ट रिटर्न किया जाएगा, 2 मिलेगा एंड देन फिर से वैल्यू अपडेट होगी टू द 4, 2 इंटू 2 4। देन नेक्स्ट के लिए, इस नेक्स्ट के लिए 4 रिटर्न होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा है उसके लिए 8 रिटर्न होगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। मैं लिमिट एंटर करता हूँ 16 एंड यू कैन सी 1 2 4। फिर से मैं इस नेक्स्ट को कॉल देता हूँ फॉर मल्टीपल टाइम्स एंड यू कैन सी हियर 1 2 4 अप टू 32। लेकिन लिमिट तो हमारा 16 है, सो ये 32 वैल्यू जनरेट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन मिलना चाहिए। सो मुझे यहाँ पे कंडीशन पुट करनी पड़ेगी। सो कंडीशन होगी इफ अगर सेल्फ डॉट करंट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू सेल्फ डॉट मैक्सिमम वैल्यू है तो ही नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करो, एल्स एक्सेप्शन रेज करो। सो आई विल से हियर सेल्फ डॉट करंट जब तक लेस देन और इक्वल टू रहता है मैक्सिमम वैल्यू से, ओके, विच इज लिमिट में, एंड इसे मैं इंडेंट कर लेता हूं, तभी वैल्यू जनरेट होगी। एल्स अगर 32 हो जाता है करंट का वैल्यू तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लिमिट की वैल्यू 16 है। सपोज 32 आता है, 32 इज लेस देन और इक्वल टू 16, कंडीशन बिकम्स फॉल्स, एल्स में कंट्रोल आ जाएगा एंड यहाँ पे हम रेज करेंगे स्टॉप इटरेशन जो कि हमें नॉर्मल इटरेशन के लिए मिलता है। चलिए अब रन करते हैं एंड हियर यू गो, स्टॉप इटरेशन फॉर द वैल्यू 32, सेम एज इटरेटर कंसेप्ट। लेकिन मैं यहाँ से अगर नेक्स्ट हटा देता हूँ एंड फिर से रन करता हूँ, इस केस में आपको 16 तक मिलेगा। फिर से रन करता हूँ एंड टर्म अब एंटर करता हूँ 64, तो 1 2 4 8 16। फिर से मैं नेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ यहाँ पे फॉर मल्टीपल टाइम्स, और आप फॉर लूप भी चला सकते इटरेटर ऑब्जेक्ट के ऊपर। सेल से फॉर एलिमेंट इन इटर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट प्रिंट एलिमेंट। चलिए रन करते हैं एंड आई विल से 64। आपको 64 तक पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस जनरेट करके मिलेगा। सो एवरी वैल्यू को जनरेट किया जाएगा फॉर एवरी कॉल हियर। चलिए अब खुद का रेंज फंक्शन बनाते हैं बाय यूजिंग इटरेटर कंसेप्ट। लेकिन ये करने से पहले हमें ओरिजिनल रेंज के बारे में पता होना चाहिए। ओरिजिनल रेंज एक इटरेबल है, ना कि इटरेटर। जब हम फॉर लूप चलाते हैं रेंज के ऊपर तब इंटरनली पाइथन एक इटरेटर जनरेट करता है बाय यूजिंग इटर फंक्शन, एंड ये इटरेटर एक पाइथन ऑब्जेक्ट है किसी इटरेटर क्लास का। सो यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, एक है रेंज क्लास एंड एक है इटरेटर क्लास। सिमिलरली हमें भी 2 क्लासेस बनाने पड़ेंगे, रेंज एंड इटरेटर। सो लेट्स क्रिएट 2 क्लासेस। क्लास आई विल से माई अंडरस्कोर रेंज, अभी मैं पास लिख देता हूँ, एंड दूसरा क्लास होगा माई अंडरस्कोर रेंज अंडरस्कोर इटरेटर, इसमें भी मैं पास लिख देता हूँ। सो इट इज़ अंडरस्कोर। कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता हूँ। सो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट
अभी पास लिख देता हूँ एंड सेम डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखूँगा इटरेटर क्लास के लिए। जब हम माय रेंज को कॉल करेंगे तो रेंज के अंदर जनरली हम 3 वैल्यूज़ पास करते हैं, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ये 3 वैल्यूज़ जाएगी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में। सो 3 पैरामीटर्स मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में हम बाद में सोचेंगे, अभी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि तीनों वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल रही है। सो लेट्स क्रिएट 3 पैरामीटर्स, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। 3 इंस्टेंस वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे। सेल्फ डॉट स्टार्ट, assign the value start, then self dot stop, assign the value stop, and self dot step, assign the value step। अब यहाँ पे my range इटरेबल है एंड my range इटरेटर एक इटरेटर है। इटरेबल में सिर्फ इटर मैजिक मेथड होती है एंड इटरेटर में इटर एंड नेक्स्ट मैजिक मेथड्स होती है। सो लेट्स क्रिएट दिस मैजिक मेथड्स। डेफ इटर, अभी मैं पास लिख देता हूँ एंड यहाँ पे सेम मैजिक मेथड होगी इटरेटर क्लास के अंदर एंड इन एडिशन एक नेक्स्ट मेथड भी होगी जो कि नेक्स्ट टर्म को जनरेट करेगी। अभी इसमें पास लिख देता हूँ। एज वी नो, जब भी इटरेटर का इटर कॉल होता है तो ये खुद को रिटर्न करता है। सो रिटर्न सेल्फ हियर। देखिए, जब भी रेंज को कॉल होता है तो एक इटरेटर को क्रिएट किया जाता है बाय यूजिंग इटर फंक्शन। तो ये जो रेंज ऑब्जेक्ट है इसे पुट किया जाता है इटर फंक्शन के अंदर। सो इटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, तो बाय डिफॉल्ट इस ऑब्जेक्ट के क्लास में इटर मैजिक मेथड को कॉल जाएगा। सो इस मैजिक मेथड को कॉल जाएगा, हमें इटरेटर बनाना है फॉर दिस रेंज। सो यहाँ पे हम माय रेंज इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो विल कॉल दिस क्लास हियर। सो ये हो गया इटरेटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये है इटरेटर क्लास। इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा एंड वो ऑब्जेक्ट हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सो अब बन जाएगा इटरेटर ऑब्जेक्ट फॉर दिस रेंज। सपोज मैं माय रेंज को कॉल करता हूँ विथ 3 वैल्यूज 2, 10 एंड 3 एंड इस ऑब्जेक्ट को असाइन करता हूँ टू द ए वेरिएबल एंड इस ए को पास करता हूँ इटर फंक्शन के अंदर। तो इस मैजिक मेथड को कॉल जाएगा एंड ये मैजिक मेथड इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ऑफ दिस क्लास एंड असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल इटर ऑब्जेक्ट। तो इस इटर ऑब्जेक्ट में इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। अब चलिए नेक्स्ट टर्म को जनरेट करना है बाय यूजिंग दिस इटरेटर ऑब्जेक्ट। सो इफ आई से नेक्स्ट ऑफ इटरेटर ऑब्जेक्ट, तो मुझे पहला टर्म मिलना चाहिए। देन सपोज मैं फिर से कहता हूँ नेक्स्ट ऑफ इटर ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए मुझे दूसरा टर्म रिटर्न करके मिलना चाहिए। जब हम नेक्स्ट फंक्शन को कॉल देंगे एंड इटर ऑब्जेक्ट को पास करेंगे तो इस मैजिक मेथड को कॉल जाएगा। पहला जो टर्म होगा वो स्टार्ट वैल्यू होगी। सो डायरेक्टली हम यहाँ से स्टार्ट वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, लेकिन जो स्टार्ट वैल्यू है ये इसके पास है, दूसरे क्लास में प्रेजेंट है सेल्फ डॉट स्टार्ट वेरिएबल में एंड ये अलग क्लास है। सो इस वैल्यूज़ को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मुझे माई अंडरस्कोर रेंज क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए विच इज़ नथिंग बट ए हियर। सपोज मैं यहाँ से जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा सेल्फ को पास कर देता हूँ, क्योंकि इस इटर को कॉल जाएगा थ्रू दिस ऑब्जेक्ट। ओके, क्योंकि जब हम इटर ऑफ ए बोल रहे हैं तो इस इटर को कॉल जाएगा थ्रू ए ऑब्जेक्ट एंड ए पास होगा सेल्फ में। ए इज नथिंग बट रेंज ऑब्जेक्ट एंड ये रेंज ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होगा एंड देन यहाँ से ये जाएगा माय रेंज इटरेटर के कंस्ट्रक्टर में। माय रेंज इटरेटर का कंस्ट्रक्टर ये है। सो यहाँ पे वैल्यू पास होगी विच इज़ अ सेकेंड वैल्यू, एल से इटरेबल ऑब्जेक्ट एंड देन एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इटरेबल ऑब्जेक्ट इंस्टेंस वेरिएबल एंड असाइन करता हूँ ये वैल्यू। अब सपोज मुझे स्टार्ट वैल्यू को यूज़ करना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकता हूँ, सेल्फ डॉट इटरेबल अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट स्टार्ट में कर सकता हूँ। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट रेफरेंस एंड ये ऑब्जेक्ट है रेंज ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पे अगर मैं उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके स्टार्ट वैल्यू को एक्सेस करता हूँ तो मुझे फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल रिजल्ट
एंड देन रिजल्ट को रिटर्न करता हूँ। अब अगर मैं सेकेंड टर्म जनरेट करता हूँ तो सेकेंड टर्म भी मुझे सेम वैल्यू मिलेगी विच इज़ द स्टार्ट वैल्यू। अब मुझे स्टार्ट को अपडेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द स्टेप वैल्यू। सो सेकेंड टर्म जो होगी 2 में ऐड हो जाएगा स्टेप वैल्यू है 3, सो 2 + 3 होगा 5। सो यहाँ पे मुझे स्टार्ट वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। सो कॉपी करता हूँ इसे एंड इसमें स्टेप वैल्यू ऐड कर देता हूँ। जस्ट स्टार्ट की जगह पर स्टेप लिखना है एंड रीअसाइन टू द सेम वेरिएबल स्टार्ट। हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि एक स्टॉपिंग वैल्यू थी, एक मैक्सिमम वैल्यू थी। यहाँ पे भी स्टॉपिंग वैल्यू है विच इज़ 10 हियर। सो अगर स्टार्ट का वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाता है तो हमें स्टॉप इटरेशन एरर रेज करना है। एक कंडीशन में लिखता हूँ, इफ़ सेल्फ डॉट इटरेबल ऑब्जेक्ट डॉट स्टॉप स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू स्टॉप होता है तभी हम ये कोड एग्जीक्यूट करेंगे। सो जब तक स्टार्ट का वैल्यू जो कि हम एवरी टाइम अपडेट करेंगे, पहले होगा 2, देन हम 3 ऐड कर देंगे फॉर द नेक्स्ट टर्म, 5 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म के लिए 8 हो जाएगा, देन वक्त आएगा 11 हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11 एंड देन स्टॉप को हमने एक्सेस किया है, इसकी वैल्यू है 10। सो 11 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंट्रोल आ जाएगा एल्स ब्लॉक के अंदर एंड इस केस में हम रेज करेंगे स्टॉप इटरेशन। इन 2 टर्म्स को मैंने प्रिंट किया है। चलिए अब रन करते हैं। फाइल का नेम देखिए pyeample.py, रन करते हैं एंड यू कैन सी 2 टर्म्स गेट्स प्रिंटेड, 2 and 5। फिर से मैं नेक्स्ट करता हूँ फॉर 3 टाइम्स एंड इस केस में ये 8 तक जाएगा, लेकिन जब 11 जनरेट होगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड स्टॉप इटरेशन रेज होगा। दिस इज परफेक्टली वर्किंग। अब सपोज मैं यहाँ पे स्टेप की वैल्यू रिमूव कर देता हूँ। हमें पता है कि रेंज में स्टेप की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तो इस केस में मुझे एरर मिल जाएगा। देखिए इनिट मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट स्टेप, तो स्टेप की वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का यूज़ करेंगे। स्टेप की वैल्यू मैं देता हूँ 1 एंड स्टार्ट की वैल्यू मैं देता हूँ 0। इस केस में भी हमें एक प्रॉब्लम आ जाएगा विच इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द पाइथन्स रूल्स। नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फॉलोज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो यू कैन सी नॉन डिफॉल्ट आर्गुमेंट इज फॉलोइंग डिफॉल्ट आर्गुमेंट एंड दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू पाइथन्स रूल्स। सो हमें इसका ऑर्डर फिर से चेंज करना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का यूज़ करना चाहता हूँ एंड द सोल्यूशन इज़ आप स्टॉप को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दीजिए। मैं देता हूँ नन, हमेशा स्टॉप के लिए वैल्यू आ जाएगी एंड वो वैल्यू रिप्लेस होगी। अब ये करेक्टली वर्क करेगा एंड यू कैन सी हियर एक सीक्वेंस जनरेट करके मिला। अब सपोज मैं रेंज में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करता हूँ तो क्या होता है, चलिए example1.py को रन करके देखते हैं एंड इस केस में हमें टाइप एरर मिल गया, रेंज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 0। सो जब हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे तो स्टॉप में नन वैल्यू आ जाएगी। सो स्टार्ट में भी कुछ भी नहीं आएगा, स्टॉप में भी कुछ भी नहीं आएगा, स्टेप में भी कोई वैल्यू नहीं आएगी, सभी वैल्यूज डिफॉल्ट होगी। सो स्टॉप इज अ मैंडेटरी आर्गुमेंट। अगर इसमें नन आता है तो इस केस में सो इफ स्टॉप इज नन हम रेज कर देंगे टाइप एरर जो हमें एम्प्टी रेंज के लिए मिला था। सो रेज टाइप एरर एंड सेम मैसेज हम प्रिंट करेंगे जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था। सो चलिए अब रन करते हैं इस फर्स्ट फाइल को। लेट मी क्लियर दिस एंड इस केस में अब मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता हूँ रेंज के अंदर। लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड हमें सेम एरर मिल गया, टाइप एरर, रेंज एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 1 आर्गुमेंट गॉट 0। आप इस ट्रेस बैक डिटेल्स को अपडेट भी कर सकते हैं। अब चलिए इसका यूज़ करके देखते हैं। फाइनली रेंज फंक्शन का जो कोडिंग है वो हमसे हिडन है। सेम माई रेंज का कोडिंग भी मैंने हाइड कर दिया है। अब आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। चलिए इसे रन करते। फॉर एलिमेंट इन माई रेंज, देन मैंने वैल्यूज़ प्रोवाइड की एंड एवरी एलिमेंट को प्रिंट किया। सेपरेशन के लिए प्रिंट किया है एम्प्टी लाइन एंड देन रेंज फंक्शन का यूज़ करके सेम वैल्यूज़ को जनरेट किया। चलिए अब इसे रन करते हैं एंड यू कैन सी हियर 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20
दिस इज़ फॉर द माई रेंज एंड 2, 5, 8, 11, 14, 17 दिस इज़ फॉर द ओरिजिनल रेंज। अब एक प्रॉब्लम है, स्टॉप वैल्यू को यहाँ इंक्लूड किया गया है। सो हमें कोड को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैं आता हूँ माई रेंज इटरेटर के अंदर और हमें स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है एंड इक्वल टू की वजह से वो जो स्टॉपिंग वैल्यू है वो भी इंक्लूड हो रहा है। अब मैंने उस इक्वल टू साइन को हटा दिया, नाउ इट इज़ लेस देन ओनली। अब चलिए रन करते हैं एंड इस केस में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, 2 to 17, 20 इंक्लूड नहीं होगा। सो माई रेंज फंक्शन अब रेंज फंक्शन की तरह ही काम करेगा। सो इस तरीके से हमने खुद का रेंज फंक्शन क्रिएट किया है। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।